हेलो फ्रेंड्स, हम वापस आ चुके हैं आपको डराने के लिए एक और नई कहानी के साथ, जिसे सुनने के बाद आप लोगों को शायद थोड़ा सा डर लग जाए। तो दोस्तों, कहानी को ध्यान से सुनते रहिए और साथ में हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें भी आगे बढ़ने का एक मौका दीजिए। तो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं अब। चंदनगढ़ में एक हवेली थी जिसे लोग खूनी हवेली के नाम से जानते थे। गांव में सबको पता था कि वहां पर भूतों का डेरा है, इसलिए वहां आसपास भी कोई नहीं जाता था। भेड़ बकरियां चराने वाले भी कभी उसके पास से नहीं भटकते थे। जानवर भी उस हवेली के आगे से भाग जाते थे। इस हवेली में एक बहुत ही जालिम शिकारी रहता था। वो जानवरों का शिकार करते करते कभी कभी इंसानों को भी मार देता था और जानवरों ने ये शिकार किया है ऐसा गांव में अफवाह फैला देता था। लोगों को जब ये बात पता चली तो सारे गांव वालों ने उसे मिलकर मौत के घाट उतार दिया। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई। उस शिकारी की आत्मा उस हवेली में वापस आई और वो भी उसकी खुद की तस्वीर में जाकर छुप गई। जब उस शिकारी की हवेली के हिस्से मांगने वाले उसके रिश्तेदार वहाँ आए तो उस जालिम शिकारी की आत्मा ने सबको मौत के घाट उतार दिया और सबके कटे हुए सिर को बाहर रास्ते पर फेंक दिया, ताकि सब लोग समझ जाए कि शिकारी वापस आ गया है। इस बात को कई साल बीत गए। अब तो वहां ना कोई हवेली थी, ना कोई शिकारी। इतने साल बीत जाने के बाद सब कुछ तहस नहस हो गया था। बस कुछ पत्थर और कुछ दीवारें, वो भी टूटी हुई थी, उस हवेली की मौजूदगी बता रही थी कि लेकिन गांव वालों का मानना था कि जिसकी कुंडली में वह योग है, वह हवेली उसको नज़र जरूर आती है। ये बात कहाँ तक सही थी ये तो वही लोग जानते थे। हवेली अब तक ना तो किसी को दिखी थी, ना वो डराने वाला शिकारी खूनी किसी को दिखा। अमावस की रात थी। बारिश भी बहुत जोरों की हो रही थी। शहर से कुछ लोग चंदनगढ़ के रास्ते शहर जा रहे थे। बारिश इतनी ज़्यादा थी कि सामने का कुछ रास्ता भी नहीं दिख रहा था। उन गाड़ी का उस खूनी हवेली के सामने से गुजरना, सामने पूरा अंधेरा सछा गया था। बिजली नहीं थी। बिजली जैसे ही आसमान में चमक रही थी, वह हवेली और भी ज़्यादा भयानक लग रही थी। एक बिजली जोर से कड़की, जिसकी आवाज़ से गाड़ी में ब्रेकर लग गया। ड्राइवर बोला, साहब वो सामने कोई घर दिख रहा है, वहाँ थोड़ी देर रुक कर फिर सामने चलते हैं। वैसे भी बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, मुझे गाड़ी चलाने में काफ़ी तकलीफ़ हो रही है और रास्ता भी नया है। कुछ और परेशानी ना हो जाए, इसलिए यहीं रुक जाते हैं। सब राजी हो गए तो ड्राइवर ने गाड़ी के उस हवेली की तरफ घुमाई। बहुत ही शानदार थी वो हवेली। गाड़ी में 3 लोग सवार थे। गाड़ी से उतरकर सामने पार्किंग में खड़े थे कि हवेली का बड़ा सा दरवाज़ा अपने आप खुल गया। अंदर धीमी सी रोशनी थी और ऊपर सीढ़ियों से एक बूढ़ा सा आदमी उतर रहा था, हाथ में लालटेन लिए। उसको आते ही सागर ने पूछा, भैया क्या यहाँ हम थोड़ी देर रुक सकते हैं? बारिश बहुत है और हम यहाँ पर नए हैं। उसने बिना कुछ बोले सिर्फ अपनी गर्दन हिलाकर हामी भरी। वह तीनों लोग अपना जरूरी सामान साथ में लेकर बाकी गाड़ी में ही छोड़कर उसके साथ हवेली के अंदर चले गए। बहुत ही सुंदर हवेली थी वो, अंदर से जैसे बाहर से वैसे अंदर से। दरवाजे के अंदर जाते ही सामने सीढ़ियों के पास एक बड़ी सी तस्वीर लगी रखी थी। बड़ी सी मूछें और हाथ में तलवार और एक हाथ में पुराने जमाने की बंदूक, जैसे कि कोई महाराजा हो। रहा नहीं गया तो सागर ने पूछ ही लिया कि ये जो तस्वीर है कोई महाराजा की है क्या? क्या ठाठ से खड़े हैं? और बाबा क्या तुम यही हवेली में रहते हो, और वो भी अकेले? वो बूढ़े सागर की आंखों में आंखें मिलाकर कहा, हाँ, ये हवेली मालिक का था। कई साल पहले उनकी मौत हो चुकी है। मैं यहाँ देखभाल के लिए आता हूँ। आज बारिश की वजह से मैं भी जा नहीं पाया। सागर ने फिर एक सवाल किया, वैसे मुझे ये बताओ, जब हम सब बाहर दरवाजे पर खड़े थे तो हमने देखा कि तुम सीढ़ियों से उतर कर आ रहे थे।
तो फिर दरवाज़ा अपने आप कैसे खुला? वह बूढ़ा जैसे चौंक गया, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। उसने कहा, चलो मैं तुम सबको तुम्हारा कमरा दिखा देता हूँ। वो लोग सीढ़ियों से जैसे ही सामने गए, ऐसा लगा कि कोई उन्हें देख रहा था, बहुत ही गुस्से से। एकदम से सबकी नज़र उस तस्वीर पर पड़ी। लगा कि उस तस्वीर की आंखें हिल ही रही थी। शायद सबका वहम था। ये सब सोचकर सब चुप रहे और थोड़ी देर के लिए डर गए। वो सब सीढ़ियों के बगल में एक कमरे में गए। वो लोग बहुत थक चुके थे। ड्राइवर गाड़ी में ही सोता बोल रहा था, तो उसको किसी ने बुलाया नहीं। उनको आदत है ना, लेकिन हम तो गाड़ी में बिल्कुल भी नहीं रुकने वाले। रमेश, सागर और शिरीष तीनों ने अपना सामान अंदर कमरे में रख लिया। वो इतने थक चुके थे कि लेटते ही उनकी आंख लग गई। जगह नहीं थी, लेकिन बाहर बहुत ठंड थी और अंदर काफ़ी गर्म। शायद आधी रात का समय हुआ था कि शिरीष एकदम चिल्लाने लगा। बाकी दोनों दोस्त जाग गए। शिरीष को कोई सपना आया। शिरीष बता रहा था कि उसने सपने में उस फोटो वाले आदमी को देखा और वह हम तीनों को मारने आया था। बाकी दोनों दोस्तों को यह मजाक लगा, इसीलिए उन्होंने शिरीष को समझाकर शांत किया। लेकिन फिर बाद में बिल्कुल वही सपना रमेश को भी आया और उसके बाद सागर को भी। उसके बाद सब डर गए। इतना तो समझ में आ गया था कि एक ही सपना सबको नहीं आ सकता, कुछ तो गड़बड़ है। बाहर निकलने के लिए आवाज़ लगाई तो उसने बूढ़े ने दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया था। लग रहा था कि ये सब कुछ जानबूझकर हुआ है। अब समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या करें। डर के मारे सबको बड़ी जोरों से प्यास लगने लगी। साथ में पानी लाया था जो एक ही घूंट में खाली हो गया। खिड़की से बाहर आवाज़ लगाने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उनका ड्राइवर उनके सामने दिख रहा था, लेकिन उसको उनकी आवाज़ नहीं जा रही थी। फिर शिरीष ने अपना मोबाइल उठाकर फ़ोन करना चाहा तो नेटवर्क भी नहीं था। सब कुछ बहुत अजीब सा हो रहा था। अब उनके साथ आगे क्या होने वाला था ये कोई भी नहीं जानता था। लेकिन वो किसी बुरी जगह फंस चुके थे, ये बात वो लोग जान चुके थे। पूरा एक दिन और रात बीत जाने के बाद उनके रूम का दरवाज़ा खुलता है। बाहर पूरा सन्नाटा फैला हुआ था। जो बूढ़ा उनको मिला था उसका भी कोई अता पता नहीं था। तीनों दोस्त पागलों की तरह सारी रात हवेली छानने लगे कि बाहर जाने का कोई दरवाजा या कोई रास्ता मिले। सब लोग ऊपर चले गए, वहाँ से कूदने की सोचा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई थी तो उन लोगों की हिम्मत नहीं हो पाई। ये सब क्या हो रहा था वे लोग सोचकर आपस में ही झगड़ने लगे। बाद में सभी नीचे आ गए। सबको बहुत प्यास लगी थी। नल था, लेकिन उसमें पानी नहीं आ रहा था। सब जगह देखा, ना खाने का कुछ, ना कोई पीने का। अब सब थक चुके थे। एक जगह बैठ जाते हैं, क्या करें यही सोचकर खुद को पागलों जैसे बर्ताव करने लगते हैं। शाम होने लगती है और उस हवेली के अंदर एक शैतानी माहौल बनना चालू हो चुका होता है। तभी तीनों दोस्त आपस में लड़ने लगते हैं। उनका रात का फेंका हुआ सड़ा हुआ खाना ढूंढकर वो लोग खाने लगते हैं। रात बीत जाती है, सवेरा होता है। सवेरे सबको बहुत प्यास और भूख लगती है। सुबह फिर से वो लोग पानी के लिए खोज पे निकल जाते हैं। लेकिन अचानक सागर का पैर सीढ़ियों से फिसलता है और उसका हाथ दीवार से टकराता है और उसके हाथ में से खून निकलने लग जाता है। खून देखते ही शिरीष और रमेश जैसे पागलों की तरह खून को चाटने लगते हैं। तभी सागर, अरे पागल हो गए हो क्या तुम लोग? ये क्या कर रहे हो? जानवर हो क्या? सागर की बात का कोई ध्यान नहीं देता है, लेकिन खून चाटने से उनकी प्यास थम जाती है। लेकिन अब भूख की वजह से उनकी जान निकल रही थी। रात हो चुकी थी। शिरीष और रमेश ने ना जाने कौन सा शैतान उनमें समा गया था कि वह दोनों सागर पर टूट पड़े और उसको काटने लगे। खूनी खेल चालू हो गया था। शैतान ने उन दोनों को अपने वश में कर लिया था। उस शिकारी की आत्मा ने दोनों को सागर का शिकार करने जैसे आदेश दे दिया हो। वह उसको काट रहे थे।
और खून पी रहे थे। सागर की जान बची ही कितनी थी। इतने दिन का भूखा दोनों से बच नहीं पाया। सागर की मौत हो गई। शिरीष और रमेश अब उसके पास बैठकर उसका मांस खाने लगे, जैसे कोई भेड़िया मरे हुए जानवर का मांस नोच नोच कर खाता है। वह मंजर बहुत ही ज्यादा डरावना था। खून पीना और मांस खा के वह दोनों आदमखोर बन चुके थे। अब दोनों को शांति की नींद आई। सुबह सारी हवेली में सड़े मांस की गंध फैल चुकी थी। सुबह उठकर फिर दोनों ने सागर की लाश में से खाना चालू कर दिया, जैसे उनके अंदर का इंसान मर चुका था। रात होते होते अब उस लाश में कीड़े घुसने लगे थे। अब वह शिरीष और रमेश बगल के कमरे में जाके सो गए, लेकिन प्यास और भूख उनका पीछा कहाँ छोड़ने वाली थी। अब दोनों ने एक दूसरे का शिकार करने का सोचा। रमेश ने चालाकी से दरवाजे के बाहर खड़ा रहकर पीछे से शिरीष के ऊपर वार किया। शिरीष का सिर किसी नारियल की तरह फट चुका था और जमीन पर खून ही खून। रमेश जानवर की तरह कभी फर्श चाटता तो कभी शिरीष की लाश का मांस खाता। हैवानियत अपनी चरम सीमा पर थी। शैतान उसके ऊपर हावी हो चुका था। शैतान ने रमेश को कोई सोचने का मौका नहीं दिया। वह अपनी भूख मिटाकर अब आराम करने लगा। सुबह होने वाली थी। पहली किरण हवेली के अंदर पहुंची और दरवाजा खुल गया। रमेश अब ठीक से चल नहीं पा रहा था। बाहर निकलकर देखा तो बारिश रुक चुकी थी। उसने उनकी गाड़ी देखी, वहां तक जैसे तैसे चल कर गया। दरवाजे पे जोर से हाथ मारा। ए ड्राइवर। ड्राइवर हड़बड़ा के उठा। जी साहब। दरवाजा खोलकर बाहर आता है। वो रमेश को उठाकर गाड़ी में बिठाता है। साहब, बाकी लोग कहाँ हैं? ड्राइवर ने रमेश से पूछा। रमेश रोने लगा। वह दोनों उस हवेली में हैं और जैसे ही गाड़ी की खिड़की से बाहर देखता है तो वो चौंक जाता है। वहाँ कोई हवेली नहीं थी, सिर्फ कुछ टूटी हुई दीवारें थी और मिट्टी के ढेर थे। सब कुछ समझ से परे था। खुद पागलों जैसा महसूस करने लगा था रमेश। तभी हम लोग यहाँ इतने दिन से फंसे थे उस हवेली में। तूने हमको ढूंढा क्यों नहीं ड्राइवर? शंकर चिल्ला के ड्राइवर पर चढ़ने लगा। साहब, हम तो कल रात को ही यहाँ पर आए थे, सिर्फ बारिश के लिए रुके थे। ड्राइवर डर कर बोला। अब मानो शंकर का खून सूख गया हो। उसके हाथ पिछले 4 दिन से जो हो रहा था वो क्या था? सपना या कोई छलावा? हवेली गायब और उसके दोनों दोस्तों के साथ क्या हुआ था वो बस शंकर ही जानता था। वो बर्फ की तरह एक जगह पर जम गया, हिल भी नहीं रहा था। ड्राइवर ने जरा सा डर कर शंकर को हाथ लगाया। साहब। शंकर गाड़ी की सीट पर ही गिर जाता है। वह सदमा सहन नहीं कर पाता और उसकी भी मौत हो जाती है। उस हवेली में क्या हुआ था? उनके साथ क्या हुआ? दोस्त कहाँ गए? किसी को कुछ भी नहीं पता। ये सारे राज शंकर के साथ मौत में दफन हो गए।